हेलो दोस्तों, टीसीएस विंडो के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है बिहार करंट अफेयर्स 69 बीपीएससी के लिए देखेंगे, जिसको हम पार्ट बाय पार्ट में पूरा करेंगे। पहले एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, और पिछले 6 महीने का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको पेपर कटिंग के माध्यम से और भी जो अतिरिक्त जानकारियां हैं उसको जोड़कर फास्ट रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए सर्च में टीसीएस विंडो, या कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उससे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो न्यूज है बिहार से संबंधित 69 बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2023। तो बिहार गवर्नमेंट ने एक फिलो ऐप जो है उसको अपनाया है। फिलो ऐप जो है, ये फिलो ऐप को 3 लोगों ने मिलकर बनाया है। इसमें इमसेट अहमद, रोहित कुमार और सलमान अरवल, ये लोग जो है इसको बनाए हैं। और इसमें फिलो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दोस्त। अच्छा, ये फिलो अब काम क्या करेगा? तो ये ऐप पर सवाल पूछते हैं, 60 सेकंड के अंदर छात्रों से ट्यूटर जुड़ जाएंगे और उस सवाल को हल करने के तरीके बताएंगे। तो ये क्लास 9 to 12 स्टूडेंट के लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया पहला न्यूज। आगे बढ़ते हैं। ऐप जो है डेवलप किया गया है, इस ऐप का नाम है बेफिक्र। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेफिक्र का फुल फॉर्म है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप। इस ऐप का काम क्या है? तो बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक के अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग की ओर से बुधवार को एक विशेष ऐप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया। ठीक है, सिंचाई भवन के स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इसको लॉन्च किया गया है। और यह जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि इस ऐप का उद्देश्य क्या है? विभाग के अंतर्गत बाढ़ और सिंचाई के क्षेत्र से संबंधित जरूरी सूचनाओं को स्वचालित प्रणाली के जरिए मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर के संबंधित पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों तक रियल टाइम में पहुंचाना है, ताकि वे इस आधार पर समय रहते जरूरी कदम उठा सकें। तो एक मैनेजमेंट के लिए, जिसमें किसका मैनेजमेंट? तो बिहार में जो बाढ़ और सुखाड़ का जो प्रभाव है इसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये ऐप लाया गया। इसका अर्थ ही है फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप। इस ऐप में सारा डाटा वगैरह है। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक रिलीज हुई है, द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ राखल दास बनर्जी। यह पुस्तक जो है स्वर्गीय यमा पांडे द्वारा लिखित है और बिहार संग्रहालय परिसर में इसका विमोचन हुआ। ठीक है, ये देख सकते हैं बिहार संग्रहालय परिसर में स्वर्गीय डॉक्टर यमा पांडे द्वारा लिखित पुस्तक का हुआ विमोचन। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है राखल दास बनर्जी के बारे में कि वे महान पुरातत्वविद थे, वे अभिलेख शास्त्री थे, मुद्रा शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने समाज में एकत्र सिक्कों के बारे में भी अध्ययन किया था। और ये जो यमा पांडे हैं, इनको लेखिका महादेवी वर्मा ने उनका नाम यम रखा था। और इससे संबंधित ये न्यूज है, तो इसको देख सकते हैं। अगला न्यूज जो है वो बताया गया है कि बिहार के संदर्भ में है कि बिहार में सीडी रेशियो अभी 49% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राष्ट्रीय औसत कितना है? तो राष्ट्रीय औसत जो है अप्रैल 2023 में 75% है। ठीक है, अच्छा, सीडी रेशियो होता क्या है? तो देखिए, बैंक का दो काम होता है, एक तो वो डिपॉजिट लेता है और दूसरा क्रेडिट बांटता है। तो कहने का मतलब है कि सीडी रेशियो जो है, बैंक में जितना पैसा जमा किया जाता है उसके अनुरूप बैंक कितना ऋण दे रहा है, उस संदर्भ में सीडी रेशियो बात करते हैं। जब ये सीडी रेशियो जो होता है अब लो हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो बैंक जो है अपने रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल नहीं करता।
ठीक है। और आरबीआई कोई फिक्स नहीं किया है इस संदर्भ में कि सीडी रेशियो इतना ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बारे में न्यूज था कि बिहार का जो सीडी रेशियो है वो संतोषजनक नहीं। कितना है? 49%। इसके आगे बढ़ते हैं न्यूज में। नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज हुआ 2023 का। उसमें दिखाया गया है कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार राज्य में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। तो बिहार में कितना हुआ है? 18.13, 18.13% बिहार में। तो सबसे ज्यादा अभी बिहार में, बिहार राज्य में गिरावट देखी गई है। लोग पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो जिलों में ये आप देख सकते हैं कि बिहार चेंजेस ओवर द हेड काउंट रेशियो, इसमें जो है पूर्वी चंपारण ये सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हुए हैं, और एट द सेम टाइम पटना में जो है सबसे कम लोग आए हुए हैं गरीबी रेखा से बाहर। तो ये दो न्यूज थी, और ये चार्ट आप देख सकते हैं। पूर्वी चंपारण के बाद शिवहर, सिवान, बेगूसराय, उसी में कड़ी में पटना सबसे लास्ट है। इसके बाद अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है कि नवादा के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, जो 2023 तक बन जाने की उम्मीद है। ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, और बिहार के साथ ये भारत में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। अब यहाँ पे देखिए, नवादा जिले में हिसुआ में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। ठीक है। और ये जो है थाईलैंड की एक संस्था है, वट नव मंडरा धमक्कर, इसके जरिए मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा है। और ये जो मूर्ति है ये भूमि स्पर्श मुद्रा की प्रतिमा है। ठीक है। अगला न्यूज है कि तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने जापान जाएंगे मुरारी मोहन शर्मा। तो मुरारी मोहन शर्मा बिहार सरकार के सेवानिवृत्त आपूर्ति पदाधिकारी है मुरारी मोहन शर्मा, जो विश्व तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने जापान जाएंगे। तो विश्व तैराकी प्रतियोगिता कहाँ हो रहा है? तो जापान में हो रहा है। ये एक न्यूज होगी। दूसरा क्या है कि मुरारी मोहन शर्मा इसमें भाग लेंगे, और भारत से 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें बिहार से मुरारी मोहन शर्मा अकेले हैं। तो बिहार से अकेले हैं, ये प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और जो मुरारी मोहन शर्मा है, ये कई अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। अगला है एक न्यूज कि बिहार 5th स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम क्या होता है? इस प्रणाली द्वारा जारी किया गया पारगमन पास संपूर्ण भारत में मान्य होगा, जिससे वन की उपज की निर्बाध आवागमन में वृद्धि होगी। ठीक है। और ये एनटीपीएस निजी भूमि, सरकारी निजी डिपो से इमारती लकड़ी, बांस और अन्य उत्पादों के अंतर राज्य और राज्य के भीतर परिवहन के लिए एक ऑनलाइन ट्रांजिट पास जनरेशन सिस्टम। ठीक है। इस प्रणाली का उपयोग कर ट्रांजिट परमिट जारी करने, निगरानी करने और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए इसे बिहार में लागू किया जाएगा, और बिहार इसे लागू करने वाला देश का 5वां राज्य है। ठीक है। इसके बाद जो है अगला न्यूज ये है कि बिहार के 5 जिलों को मिला भूमि सम्मान। ये भूमि सम्मान पहला चीज है कि दिया किसके द्वारा है? तो ये हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति है, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा दिया जा रहा है। बिहार के कौन कौन से 5 जिले हैं? तो बिहार में नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, लखीसराय और किशनगंज। नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, लखीसराय और किशनगंज। ठीक है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे बिहार के 5 जिलों को? तो JLN, एक तो JLN हो गया, JLN ऐसे जवाहरलाल नेहरू याद रखते हैं, JLN। और उसके बाद JLN हो गया, और उसके बाद बचा BK। इसको के भी कर दीजिए, BK कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए।
ये आपको याद मिलेगा। जे से क्या हो गया? जहानाबाद। एल से क्या हो गया? लखीसराय। एन से क्या हो गया? एन से हो गया नालंदा। और बी से क्या हो गया? भोजपुर। और अगला हो गया के से किशनगंज। तो इनको मिला है 5 जिलों को भूमि सम्मान पुरस्कार। अब ये भूमि सम्मान दिया क्यों गया है? तो भूमि सम्मान जो है, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकी कार्यक्रम, लैंड इंडिया, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है, DILRMP के कार्यान्वयन में राज्यों और जिलों की उपलब्धियों को पहचानने तथा प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रतिष्ठित पुरस्कार योजना है। ठीक है। पहला चीज क्या ध्यान ध्यान रखने वाली है कि यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक। केंद्रीय जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है 1 अप्रैल 2016 से 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में इसको लागू किया गया। ठीक है। तो इसमें जो भी लोग अच्छा काम किए, जो भी इसके डिजिटलाइजेशन में इसको बढ़ावा दिए हैं, या इसके दस्तावेजीकरण, कंप्यूटरीकरण, जो भी इसका काम है, उसमें इन्होंने अच्छा काम किया है, उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो सर्वाधिक जो इस बार का पुरस्कार मिला है, इसमें उड़ीसा के 19 जिले के 57 अधिकारी, मतलब फर्स्ट में उड़ीसा है और दूसरे में है मध्य प्रदेश। बिहार के 35 अफसर को मिला है। बिहार में इस कितने को मिला है? 5 जिलों को। ठीक है। वन महोत्सव 2023, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ हुआ है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के, नीतीश कुमार। वन महोत्सव का राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ हुआ है 10 जुलाई को पटना से। ठीक है। अगला इसमें न्यूज है, बिहार ओवरटेक्स तमिलनाडु टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट MFI। ठीक है। MFI मार्केट। तो 5 जून को एक जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे अधिक माइक्रो लेंडिंग वाला राज्य बन गया। क्रेडिट कंपनी क्रिफ हाई मार्क द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में बिहार की प्रभावशाली वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। ठीक है। यह पिछली तिमाही की तुलना में मार्च तिमाही के दौरान सकल ऋण पोर्टफोलियो में 13% की वृद्धि हुई है। तो जो माइक्रो फाइनेंस मार्केट है हमारा, उसमें जो माइक्रो लेंडिंग किया गया, उसमें जो है राज्य बना है बिहार टॉप। इसके बाद देखते हैं अगला न्यूज, श्रीमद्भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद करने वाली काजल कर्ण जनकपुर नेपाल की रहने वाली है और उन्होंने पटना में उनका ननिहाल है। ये काजल कर्ण है, इन्होंने क्या किया है कि श्रीमद्भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया। ठीक है। और ये अमेरिका में रहती है और मैथिली दीवा नाम से एक संस्था चलाती है। तो इन्होंने क्या किया है, काजल कर्ण ने मैथिली में अनुवाद किया है श्रीमद् भागवत गीता का। इसके बाद एक पुस्तक है, ये पुस्तक है अतरंग दोस्तों की नजर से नीतीश कुमार। ये पुस्तक किसने लिखी है? उदय कांतल। तो ये आपको याद रखना। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कहेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नीति आयोग releases the third edition of Export Preparedness Index 2022 for state and UTs। ठीक है। द रिपोर्ट वर रिलीज बाय वाइस चेयरमैन नीति आयोग सुमन बेरी। तो एक न्यूज ये आपका हो गया कि अभी जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की, वो सुमन बेरी। ठीक है। ये PIB का न्यूज है, 17 जून का। तो इसमें देखते हैं कि इस रिपोर्ट को किसने बनाया। तो द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है, ये नीति आयोग इन एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है। ये नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये दो लोगों ने मिलकर इसको बनाया है और नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है। यह सूचकांक जो है राज्यों का मूल्यांकन 4 स्तंभ करता है। ये 4 स्तंभ कौन कौन है? नीति,
बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन। नीति के लिए क्या है? तो नीति निर्यात आयात के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एक व्यापक व्यापार नीति है। उसके बाद बिजनेस इकोसिस्टम, एक कुशल बिजनेस इकोसिस्टम राज्यों के निवेश को आकर्षित करने और व्यक्तियों के लिए स्टार्टअप शुरू करने हेतु एक सक्षम बुनियादी ढांचा को तैयार करने में मदद करता है। तीसरा क्या है? निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात के लिए विशिष्ट कारोबारी माहौल का आकलन करना उसमें होता है। और निर्यात प्रदर्शन, यह एकमात्र आउटपुट आधारित पैरामीटर है जो केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात फुटप्रिंट की पहुंच की जांच करता है। तो ये चार स्तंभ पे ये रिपोर्ट जो है आधारित है। ये चार स्तंभ, इस सूचकांक में 10 उप स्तंभ, ठीक है। तो इस चार स्तंभों को फिर 10 उप स्तंभों में बांटा गया है, जिसमें निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापारिक वातावरण, आधारभूत संरचना, परिवहन की कनेक्टिविटी कैसी है, जो है एक्सपोर्ट जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका निर्यात और संरचना, व्यापार समर्थन अनुसंधान एवं विकास संरचना कैसी है, निर्यात विविधीकरण है, और उसके बाद विकास उन्मुखीकरण को भी शामिल किया गया। ठीक है। इस सूचकांक में 56 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। तो इससे आपको ओवरऑल पता चल गया होगा डिटेल में कि नीति आयोग जो थर्ड एडिशन निकाला है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, निर्यात तेरह सूचकांक, उसमें क्या क्या चीज होता है। आगे देखते हैं। तो आगे अब राज्यों का प्रदर्शन देखते हैं। तो राज्यों के प्रदर्शन में देखिए कि इसमें तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक आता है, और पहाड़ी और हिमालय राज्यों में उत्तराखंड ने टॉप किया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और आगे इसका स्थान। भूमि से घिरे राज्यों में उसमें हरियाणा शीर्ष पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा टॉप पे है। तो ये चार चीजें देख ली। ठीक है। राज्यों का तीन चीजें देखें इसमें। पहला, पहाड़ी हिमालय राज्यों में, भूमि से घिरे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में, और ओवरऑल है उसमें तमिलनाडु शीर्ष पे। बिहार का क्या है? तो बिहार का स्थिति है कि 22वें स्थान पे है समग्र रूप से। और ये अंक याद रखिए, कभी कभी ये बीपीएससी में अंक पूछ लिया जाता है कितना उसका पॉइंट है। तो ये 41.06 अंक के साथ 22वें स्थान पे है समग्र रूप से। ठीक है। ये तो हो गया बिहार का ओवरऑल। अब बिहार के बारे में स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि बिहार में क्या है। तो इस इंडेक्स में बिहार ने देश में 22वां स्थान हासिल किया है। इसके साथ साथ बिहार ने देश के कुल निर्यात में मात्र 0.52% यानी परसेंट की भागीदारी हासिल करी है, जिसे बढ़ाकर 2025 तक 10% करने का प्लान किया गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो बिहार जो है उसमें देश में कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी कितना है? तो 0.1% भी नहीं, 0.52%। अब इस इंडेक्स के अनुसार बिहार जो है निर्यात नीति के मामले में, ठीक है, कितने स्थान पे है? 13वां। निर्यात इकोसिस्टम, बिजनेस निर्यात इकोसिस्टम में 25वां, बिजनेस इकोसिस्टम में 27वां, और निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां स्थान। और लैंडलॉक जो अभी भूमि से घिरे राज्यों में हम लोग हरियाणा देखा था शीर्ष स्थान पे है, तो भूमि से घिरे राज्यों में इसका स्थान 9वां है, 9th पोजिशन। और नीति आयोग ने क्या बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और क्लस्टर योजना लागू होने के बाद बिहार के निर्यात में वृद्धि हुई है। बिहार का बेगूसराय, ये बीबीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेगूसराय जिले में सबसे ज्यादा निर्यात होता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओवरऑल इसका कितना है? तो 22वां स्थान। इसका अंक कितना है? तो 41.06 अंक के साथ ये 22वें स्थान पे है। दूसरा कि इसका कुल निर्यात में, देश के कुल निर्यात में इसका कितना परसेंट भागीदारी है? तो मात्र 0.52% है। इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं डेटा को। लैंडलॉक स्टेट जो है उसमें क्या है? तो इसका 9वां स्थान है। और बिहार में कौन सा जिला कम है? तो इसमें बेगूसराय जिला से सबसे ज्यादा है। ये तीन चार चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखना आ सकता है। अगला है कि बिहार के मुकेश कुमार को मिला मौका। ये मुकेश कुमार जो है इंडियन क्रिकेट टीम में अपना पदार्पण किया है, डेब्यू किया है। और ये मुकेश कुमार बिहार के कहाँ से हैं? तो बिहार के गोपालगंज के, यहाँ पे लिखा हुआ है गोपालगंज के रहने वाले हैं। और वह पश्चिम बंगाल से जो है प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। और इनको जो है शार्दुल ठाकुर की जगह मौका दिया है। और ये कौन से मैच में? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टेस्ट हो रहा था उसमें इनको, बिहार के मुकेश कुमार को मौका मिला है।
ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये जो न्यूज है, ये देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में आया था। बिहार राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व सांसद अश्वमेध देवी को बनाया गया है। ये एक न्यूज है। बिहार राज्य अनुसूचित बिहार राज्य अनुसूचित जाति यानी कि एससी आयोग जो है, एससी कमीशन है, उसके अध्यक्ष बने हैं राजेंद्र कुमार। अगला है बिहार राज्य अनुसूचित जाति जनजाति यानी एसटी कमीशन, इसके अध्यक्ष बने हैं शंभू कुमार सुमन। और महादलित आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संतोष निराला। तो आप देख सकते हैं 4 न्यूज है इसमें। ठीक है। पहला कि जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं उनको किसको बनाया गया है? अश्वमेध देवी को बनाया गया है। अनुसूचित जाति राजेंद्र कुमार, अनुसूचित जनजाति शंभू कुमार सुमन और संतोष निराला आयोग के अध्यक्ष, महादलित आयोग के अध्यक्ष किए गए। अगला देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये है अश्वमेध देवी, ये है राजेंद्र कुमार, ये है शंभू कुमार सुमन और ये है संतोष निराला। इससे संबंधित ये पूरा न्यूज है। ठीक है। ये क्या न्यूज है कि स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जो है एसटी आयोग की उपाध्यक्ष बनी है। स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जो है वो एसटी आयोग की उपाध्यक्ष बनी है। ठीक है। ये एक न्यूज है। आगे देखते हैं। अगला जो न्यूज है वो है बायोफ्यूल्स प्लांट लगाने पर सरकार जो है 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान आपको दे रही है। ठीक है। इसके अलावा निवेश प्रोत्साहन, वस्त्र और टेक्सटाइल एंड जो लेदर हमारा पॉलिसी है 2022, उसको 1 वर्ष का विस्तार दिया गया। तो कैबिनेट में फैसला लिया गया था। ठीक है। अब जो ये सरकार लाई है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, देखते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के आयात पर कम होगी निर्भरता, विदेशी मुद्रा की होगी बचत। ठीक है। डॉक्टर जो कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू होने से बायोफ्यूल्स के उत्पादन से जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। साथ ही प्रदूषण में कमी आएगी और किसानों को उनके गन्ना का शीघ्र भुगतान होगा। कचरा को कंप्रेस्ड गैस में परिवर्तित करने की सुविधा मिलेगी। तो ये सब इसका बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है इसका? तो उसके जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा, लोगों को उत्पादन करने के लिए भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और उनका जो प्रोडक्ट है उसको सरकार जो है यूज करेगी और उनको पेमेंट करेगी, तो उनकी आजीविका भी सुनिश्चित होगी। ठीक है। तो ये एक न्यूज है। और दूसरा न्यूज है कि राज्य में जैविक फसलों को बाजार दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए पहली बार स्टार्टअप को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। जैविक खेती से संबंधित स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। इसको आप एग्रीकल्चर सेक्शन में इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को आप पॉइंट वाइज नोट करके लिख सकते हैं, जिसको आप मेंस के लिए एग्रीकल्चर जो भी आप करते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं पॉइंट। उसके बाद इसमें है कि इसके लिए चौथे कृषि रोड मैप में पहली बार प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य जैविक मिशन की कार्यकारिणी समिति में इस बैठक का निर्णय लिया जा चुका है। ठीक है। अगला न्यूज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये न्यूज ये है कि राज्य में मेलों के संरक्षण के लिए 2008 में प्राधिकार बना है। ठीक है। तो राज्य का जो भी धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक मेलों को संरक्षित करने के लिए वर्ष 2008 में सरकार ने बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम का गठन किया। इसमें देखना यह है कि 14 मेलों को राजकीय दर्जा का 14 मेलों को राजकीय दर्जा प्राप्त है। सरकार के स्तर पर अनुसूचित मेलों की संख्या 47 है। ठीक है। और इस प्राधिकार जो अथॉरिटी है, इसका अध्यक्ष है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, वो अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है। तो इससे संबंधित ये न्यूज था। तो राज्य में मेलों का संरक्षण के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सी अथॉरिटी कब बनी है? ये 2008 में बनी है। इसके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं अथॉरिटी के? तो ये राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री होंगे। ठीक है। ये आपको पंचायती राज मंत्री या ग्रामीण विकास मंत्री
ये सब नहीं देना। ठीक है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कृषि विभाग को बागवानी के लिए पहला पुरस्कार मिला। इस न्यूज को देखते हैं। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी एक्सपो में रविवार को बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को पहला पुरस्कार मिला है। बिहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो इसमें कृषि विभाग को बागवानी के लिए क्या मिला है? पहला पुरस्कार मिला है। करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन, ये पटना में है। ये 1930 में इसका निर्माण हुआ था और 6 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन क्षमता है। ठीक। और ये पावर स्टेशन 1984 से बंद है। अब जो है इस करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन को पावर म्यूजियम में विकसित किया जाएगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये विश्व का चौथा पावर म्यूजियम और भारत का पहला पावर म्यूजियम होगा। ठीक है। करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन को पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको विकसित किया जाएगा और यह विश्व का चौथा और भारत का पहला है। इसमें 200 रुपये खर्च होंगे। ठीक है। ये 5.5 एकड़ में बनेगा। ठीक है। ये सब इसके बारे में न्यूज। अगले न्यूज पे चलते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। शिक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में बोला गया है कि रसोई में मिड डे मील बनाने में बिहार जो है छठे पैदान पे है। तो शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट जो है मिड डे मील में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे है। बिहार बिहार है छठे स्थान पे और मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पे। ये न्यूज इस न्यूज का फ्रेक्स है। अगला है आफ्टर जाम्बिया 6 मोर अफ्रीकन कंट्रीज से टू अडॉप्ट बिहार साइकिल स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो बिहार का मॉडल है बाइसिकल देने का, इसको कई अफ्रीकन देश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसी से संबंधित ये न्यूज है। ठीक है। कि बिहार में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाई गई एक स्कीम अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रही है। यहाँ बात बिहार के छात्राओं को दी जाने वाली फ्री साइकिल योजना की है, जिसके प्रभाव की स्टडी के दौरान ये खुलासा हुआ कि यह महत्वाकांक्षी योजना विदेशों में भी कारगर है और इसको जाम्बिया समेत 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया जा रहा है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन है इस स्कीम की तारीफ करते हुए इसको एक कामयाब मॉडल के रूप में प्रमोट किया गया। ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये 2006 में शुरुआत की गई थी। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनकी प्रमुख योजनाओं में से एक है लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल स्कीम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रमुख योजनाओं में से एक है जो साल 2006 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के तक लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल दी जाती है। ठीक है। तो ये इससे संबंधित न्यूज था। अगला न्यूज है भागलपुर की तिरंगा साड़ी पहनेंगी महिलाएं। ठीक है। तो तिरंगा साड़ी साड़ी की जो मांग है वो देश के साथ साथ विदेश में भी है। और ये तिरंगा साड़ी कहाँ बनती है? तो ये भागलपुर में बनती है। इससे संबंधित न्यूज है ये। और कोलकाता, झारखंड व अहमदाबाद में इसकी मांग है। ठीक है। और ये खादी मॉल में भी मिलेगा। ठीक है। अभी जो हमारे माननीय तेज प्रताप माननीय जो पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। कब मनाया जाता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। तो इसमें इस मौके पे बिहार सरकार का पहला तेंदुआ जिसको चिड़ियाघर में आम लोगों के दीदार पे रिलीज किया गया, इसका नाम जो है बघीरा है। ठीक है। इसको असम से ले आया गया है इस तेंदुए को। बेरोजगारी को अगला न्यूज है बेरोजगारों को नौकरी दिलाने में पटना 10वें स्थान पे है। नियोजन विभाग। ठीक है। नियोजन विभाग की तरफ से जो जारी की गई है उसमें अररिया अव्वल रहा है, बांका तीसरा डी रहा है। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं अररिया टॉप पे है। इसका लक्ष्य था, लक्ष्य में इसने हासिल कितना किया? 166। ठीक है।
और जो रैंकिंग है इसमें पटना कितना स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। तो इस न्यूज को पढ़ते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए सभी जिलों में जॉब कैंप, नियोजन मेला और कैरियर या वोकेशनल गाइडेंस का काम किया जा रहा है। ठीक है, पिछले कुछ महीनों से इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके लिए मुख्यालय स्तर से परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पीओपी स्कोर के आधार पर, ये पीओपी स्कोर के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। तो इस रैंकिंग में अररिया अव्वल आया है और बांका जो है वो 38वें स्थान पे है। पटना जो है 10वें स्थान पे है। तो आप देख सकते हैं ये जिलावार प्रदर्शन रिपोर्ट है। ठीक है, अगला जो है, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है पटना एनआईटी के बारे में दिया गया है कि क्या विकल्प होगा। तो बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले को, छात्रों को मिलेगा सर्टिफिकेट। तो भाई एक साल में जो पढ़ाई छोड़ दिया उसको स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। जो 2 साल में पढ़ाई छोड़ दिया उसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग मिलेगा। 3 साल में बैचलर डिग्री और 4 साल में बीटेक विद रिसर्च डिग्री मिलेगा। ये नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री दी जाएगी। ठीक है, इससे संबंधित ये न्यूज है। अगला न्यूज ये है कि बिहार के इस जिले में बनेगा सबसे बड़ा ब्लड बैंक। ठीक है, कौन सा जिला है? तो ये जिला है मुजफ्फरपुर का कंपनी बाग रेडियो क्रॉस में बनने वाला ब्लड बैंक अत्याधिक सुविधाओं से लैस होगा। ठीक है, और इसके लिए मशीन की खरीद हो चुकी है और ब्लड सेपरेशन मशीन भी लगेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कंपनी बाग मुजफ्फरपुर में। अगला जो न्यूज है उसमें है बिहार की बेटी ने किया कमाल। मैथिली गायिका जो है सोनी चौधरी, उनको बिहार रत्न सम्मान दिया गया है। बिहार रत्न सम्मान किसको मिला है? ये है सोनी चौधरी को। ठीक है, इससे पूर्व उनको जो है आकलन एवं कार्य निष्पादन मूल्यांकन परिषद नई दिल्ली द्वारा संगीत रत्न सम्मान 2022, ठीक है, सुर मधुकर सम्मान, ये सब मिल चुका है। तो इनका नाम है सोनी चौधरी। ठीक है, ये सोनी चौधरी है। अगला न्यूज जो है, ऑस्कर में जो है बिहार का एक फिल्म नॉमिनेट हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर की बेटी फलक जो इसमें किरदार निभाई है, मूवी आई है चंपारण मटन, उस वो ऑस्कर के दौर में शामिल है, उसके लिए नॉमिनेट हुई है और सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच गई थी। इसके इसमें जो है चंदन जो है मुख्य किरदार निभाए हैं और इसके साथ फलक भी है। ठीक है, फिल्म का जो निर्देशन है उस किसने किया है? तो ये पुणे के रंजन कुमार ने किया है। ठीक है, इससे संबंधित ये न्यूज है। अगला न्यूज है बिहार के हर जिले में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर। ये मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है आपको। ठीक है, मे मेगा स्किल सेंटर की स्थापना सीएम का विजन है। केंद्र खोलने के लिए श्रम संसाधन ने कंपनियों के साथ किया है विमर्श। यहाँ कंपनियों की ओर से बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में ये न्यूज है। बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर नामी गिरामी कंपनियों में रोजगार दिलाने के उद्देश्य से श्रम संसाधन विभाग ने हर जिले में एक एक मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। तो ये कौन खोल रहा है मेगा स्किल सेंटर? ये श्रम संसाधन विभाग खोल रहा है। श्रम संसाधन विभाग खोल रहा है। और क्यों खोला जा रहा है? ताकि लोगों को जो है युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए मेगा सेंटर स्किल सेंटर खोला जा रहा है। अगला जो न्यूज है वो न्यूज है, पहले इसी न्यूज को देख लेते हैं। मेरा शहर मेरी जवाबदेही के तहत स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक है, जो पटना नगर निगम है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए मेरा शहर मेरी जवाबदेही के तहत स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया है। ठीक है, ये अभियान के तहत क्या करेगा ये लोग कि प्रतिदिन जो प्रभात फेरी है सुबह निकाला जाता है, आम जनों तक, घर के आम जनों के घर तक टीम जाकर जागरूक करेगी। ठीक है, कि सिटी को स्वच्छ रखिए, है ना, अपने वार्ड को स्वच्छ रखिए, अपने मोहल्ले को स्वच्छ स्वच्छ रखिए। और यह अभियान जो है 15 जुलाई से 25 जुलाई तक चलेगा। तो मेरी शहर मेरा जवाबदेही पटना नगर निगम ने शुरू किया है और यह 15 से
15 से 25 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलेगा। ठीक है। अब इसी से संबंधित अगला न्यूज है कि यही है, 1 से 15 अगस्त तक चले पटना में चलेगा मेरी सड़क में मेरी जवाबदेही अभियान और मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान। ठीक है। अगर रोड पे गंदगी फैलाई जाएगी तो उनको सड़क शत्रु कहा जाएगा, उनको जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिहार पहल से संबंधित अगला न्यूज है, वो है कि बिहार में चांद से झारखंड की सीमा संग्रामपुर तक 159 किलोमीटर लंबाई जो है ये बन चुका है। काशी कोलकाता एक्सप्रेस वे, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला है। काशी कोलकाता एक्सप्रेस वे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला है। इसका नाम जो है NH-19B है। बिहार में इसकी लंबाई जो है 159 किलोमीटर होगी। जब बिहार के चांद से झारखंड की सीमा संग्रामपुर तक इसका लंबाई होगा और ये बिहार से गुजरने वाला 61वां राजमार्ग होगा। इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो है कि जीपीओ जो है, पटना जीपीओ, वो उसमें डाक निर्यात केंद्र खुलेगा। डाक निर्यात केंद्र खुलेगा और इस केंद्र से छोटे मध्यम और बड़े स्तर के व्यापारी अपने सामान को कम खर्च में विदेशों में भेज सकें। ठीक है। और डाक विभाग जल्द ही जो जीपीओ में अपने निर्यातों के लिए सुविधा का विस्तार करने जा रहा है। ठीक है। इस केंद्र से 2 तरह के निर्यातक विदेशों में माल भेज सकेंगे। ठीक है। बड़ी मात्रा में माल भेजने वाले निर्यातकों को डीएनके की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद घर से उनके पार्सल पिकअप करने की सुविधा मिलेगी। और जो दूसरे जो है फुटकर व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी, उनके लिए डाक निर्यात केंद्र पे जाकर विदेशों में माल भेजने वाले माल की बुकिंग करा सकेंगे। ठीक है। तो इससे संबंधित ये न्यूज था। अगला न्यूज है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ गया है बिहार और इसके क्या क्या फायदे हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो 1875 किलोमीटर कॉरिडोर में बिहार के स्टेशन 11 स्टेशन शामिल होंगे। फिलहाल जो है लुधियाना से सोननगर, सोननगर कहाँ पे है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट के बगल में। तो ये स्टेशन है सोननगर, सोननगर जंक्शन। वहां तक 1150 किलोमीटर तक का कॉरिडोर बन चुका है और हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर औरंगाबाद बिहार तक बने 137 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन किया। यह जो कॉरिडोर है बिहार के भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से होकर गुजरेगा। तो बिहार के कौन कौन से जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से? भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिहार के 4 जिलों से होकर गुजर रही है। ठीक है। यह कहाँ से कहाँ तक है? तो पंजाब के साहनेवाल, लुधियाना के पास है, से पश्चिम बंगाल के दनकुनी स्टेशन तक जाएगी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है। इसके अलावा अगला जो न्यूज है वो पटना पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित है। ये भारत में सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है, इसको अपनाने वाला पहला नगर निगम बना है। ठीक है। तो पटना नगर निगम डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाया है। ठीक है। और यह अब डिजिटल भुगतान के लिए डायरेक्ट बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गया है, जिससे लोगों को डिजिटली पेमेंट करने में मदद मिलेगी। ये भारत का पहला है नगर निगम, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सीबीडीसी करेंसी का इस्तेमाल करेगा। ठीक है। सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार में पर्यावरण संरक्षण पर 9,920 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। सरकार के ग्रीन बजट में हुई है 28% की वृद्धि। तो ग्रीन बजट की शुरुआत कब किया गया था बिहार में? तो ग्रीन बजट लाया गया था 2020 और 21 से और इस हिसाब से यह राज्य का चौथा ग्रीन बजट। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय और स्थानीय पर्यावरणीय लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं के साथ बजट ट्रैकिंग और टैगिंग को रेखांकित करना है। राज्य के पर्यावरण संतुलन को
बनाने के लिए कई स्तर पर अभियान चला रही है, जिसमें इसको भी बढ़ावा दिया गया है। ग्रीन बजट को 28% की वृद्धि करके कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके बिहार में, और इसके लिए ये कदम उठाए गए हैं। जल जीवन हरियाली अभियान भी चल रहा है बिहार में, और इसके तहत भी वन क्षेत्र बढ़ाने का प्रावधान है। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि बिहार में अभी वनावरण कितना है। तो इसमें देखते हैं ग्रीन बजट बिहार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रीन बजट राज्य बजट का लगभग 3.79% है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के संपूर्ण बजट की तुलना में 0.55% अधिक है। 2023-24 में ग्रीन बजट में 9,920.77 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, और यह जो वित्तीय वर्ष है 22-23 में 77,010.25 करोड़ से 28% अधिक है। इसी के बारे में ये बताया गया। तो अगला न्यूज है बिहार सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में बन रहा है। पहला चीज, ठीक है, 315 करोड़ की लागत से बन रहा है। 72 एकड़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण हो रहा है, और यह केवल पत्थर से बना हुआ देश का पहला स्तूप है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि बिहार सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में बनाया जा रहा है, और यह 315 करोड़ की लागत से बन रहा है। ठीक है, और इसके बारे में पत्थरों को कहाँ से मंगाया जा रहा है, तो राजस्थान के बंसी पहाड़ से मंगाया जा रहा है। इस स्तूप में एक बार में 1500 पर्यटक बैठ सकेंगे। स्तूप की आयु 1000 वर्ष होगी, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे म्यूजियम, गेस्ट हाउस, विजिटर सेंटर, लाइब्रेरी, मेडिटेशन हॉल, ये सब भी निर्माण हुआ है। अब देखते हैं बिहार में बागवानी मिशन का दायरा बढ़ चुका है, किसानों को मिलने वाले अनुदान में भी वृद्धि होगी। तो केंद्र के चयन से वंचित 15 जिलों के किसानों को सरकार देगी बागवानी मिशन की योजना का लाभ। 15 जिलों को बागवानी मिशन योजना का लाभ। यहाँ देख लेते हैं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो औद्योगिक फसलों का सर्वांगीण विकास करना है। राज्य के बागवानी फसलों जो है फल, फूल, मसाला इत्यादि के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसका उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, इसकी क्वालिटी को मेंटेन भी करना है, और किसान की आय में वृद्धि कर अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है। इसके तहत जो 15 जिले चयन किए गए हैं, ये 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चलाई जा रही है। उसमें कौन कौन है, अरवल है, भोजपुर है, बक्सर है, गोपालगंज है, जहानाबाद है, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल है। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कितने जिलों में ये चल रहा है, तो ये आपको एक बार ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये अनुदान जो है देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में ये है कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत राज्य के 15 जिलों में किसानों के कृषि विभाग विशेष अनुदान देगा। किसानों को कृषि विभाग विशेष अनुदान देगा। योजना के तहत जो है बहुवर्षीय फलदार पौधे जैसे आम, लीची, अमरूद, है ना, आदि के बाग को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर तय लागत का 60,000 रुपए पर सरकार 50% यानी 30,000 रुपए का अनुदान देगी। और ये अनुदान जो है 3 चरणों में दिया जाएगा। पहले 60%, फिर 20, फिर 20 भुगतान किया जाएगा। ठीक है, फूलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 46,000 की रुपए की लागत में ये जो 50 से 70% का अनुदान कर दिया गया। ठीक है, तो 40,000 का कितना हो जाएगा, 70%, 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सरकार देगी। और इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष में कितना 46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, इससे संबंधित ये न्यूज है। अगला है कि हिंदी से भी सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे साहित्यकार। तो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है हमारा राजभाषा विभाग राज्य सरकार की ओर से राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 2020-21, 21-22 के लिए हिंदी सेवा में बेहतर योगदान देने वाले 28 साहित्य सेवियों को अभिलेख भवन में 31 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा। चयनित साहित्यकारों को 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख और 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
ठीक है। साहित्य सेवियों को फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, बाबा नागार्जुन, बाबू गंगा शरण सिंह, महाकवि विद्यापीठ, भिखारी ठाकुर आदि पुरस्कार दिया जाएगा इससे संबंधित। ठीक है। तो 2020-21 के लिए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अशोक कुमार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार मिलेगा। मृणाल पांडे को जननायक कस्तूरी ठाकुर पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। सुशीला टाक भोरे को बीपी मंडल पुरस्कार नाम दिया जाएगा। ठीक है। सत्यनारायण को नागार्जुन पुरस्कार दिया जाएगा और रामश्रेष्ठ दीवाना को दिनकर पुरस्कार दिया जाएगा और डॉक्टर पूनम सिंह को महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार ये पुरस्कार का वितरण किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। अगला जो इन्फॉर्मेशन है ये देख लेते हैं। ये राज्य सरकार की बहुत अच्छी पहल है जिसमें इमरजेंसी से मांगी है मदद और इसके लिए इमरजेंसी बॉक्स भी लगाया गया। तो पटना में 50 जगह ये इमरजेंसी कंट्रोल बॉक्स लगाया गया है। किसी भी तरह की दुर्घटना या अन्य इमरजेंसी में अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप सीधे पुलिस की मदद मांग सकते हैं। इसके लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत, ये ध्यान रखना, स्मार्ट सिटी योजना के तहत राजधानी यानी पटना में 50 जगहों पर इमरजेंसी कंट्रोल बॉक्स ECB लगाया गया है। ठीक है। ये पोल पे लगाया गया, ये ECB बॉक्स है, देख सकते हैं, इमरजेंसी कंट्रोल बॉक्स। ठीक है। इस पे लाल रंग से हेल्प लिखा हुआ है जिसे दबाकर आप सीधे इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से संपर्क कर सकते हैं और वहां जरूरत के अनुसार आपको जो है सेवाएं दी जा सकती हैं। आपातकालीन सेवा जैसे पुलिस, चिकित्सीय सेवा हो गया, जैसे अग्नि वगैरह हो गया, है ना। तो अगर ये सब हुआ है तो वहां से सूचना दे सकते हैं। अगला जो न्यूज है, बौद्ध कला से रूबरू हुए कला प्रेमी तो न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, ये न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट को 200 साल ईसा पूर्व से 400 ईस्वी की भारत की प्राचीन बौद्ध कला पर ट्री एंड सरपेंट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस दौरान देश के अलग अलग 6 राज्यों के म्यूजियम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि प्रदर्शनी में भारत की गौरवशाली परंपरा को कलाकृतियों के जरिए बयां करना गर्व की बात। ये जो प्रदर्शनी हुई थी इसमें बिहार से कौन पार्टिसिपेट किए थे? बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह। ठीक है। आद्र भूमि है उसका संक्षिप्त दस्तावेज तैयार होगा और इसके लिए योजना बनेगी और 4 रामसर साइट है उसको घोषित कराने की पहल की जा रही है। ठीक है। राज्य की 100 हेक्टेयर से बड़ी 45 आर्द्र भूमियों का संक्षिप्त दस्तावेज, स्वास्थ्य कार्ड और आर्द्र भूमि मित्र तैयार किया जाएगा। इन 8 महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों में गोगाबिल, मोती झील, देवखल चौर, रैयामान, मणिकामन, कामरताल, उदयपुर झील, बरैला झील के समेकित प्रबंधन की योजना तैयार की जाएगी। ठीक है। इससे संबंधित ये न्यूज है। अब राज्य का जो 4 महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है, उदयपुर झील, विक्रमशिला डॉल्फिन, उसके बाद गोगाबिल और गोकुल जलाशय को रामसर साइट में घोषित करने के लिए कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है। और राज्य के विभिन्न वन प्रमंडलों में अवस्थित 24 आर्द्र भूमियों की आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के अनुसार अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो इससे संबंधित ये न्यूज था। अगला जो न्यूज है, कला एवं संस्कृति युवा विभाग का चाक्षुष कला के अंतर्गत राधा मोहन पुरस्कार जो है, इसमें राधा मोहन पुरस्कार दिया जाता है। अगला जो है न्यूज है, ये न्यूज में आया हुआ था, इसको ऐड कर लिया गया कि नालंदा में भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत
जो डिफेंस उद्यम है, प्रतिरक्षा उसके रूप में कार्यरत आयुध निर्माण नालंदा में उत्पादन किए जाने वाले वाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम वीएमसीएस की देश विदेश में मांग हो रही है। तो ये बिहार राज्य में एकमात्र प्रतिरक्षा उत्पादन इकाई है। ठीक है, ये नालंदा में, ये ध्यान रखना। ये आयुध निर्माण जो फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिहार में, ये एकमात्र जो है बिहार राज्य में स्थित एकमात्र जो है वो किस जिले में है, तो नालंदा में। इसको ध्यान रखना। ये अननोन फैक्ट है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि देश की पहली महिला स्नातक जो है वो कौन थी, तो कादम्बरी गांगुली थी। और उनका जन्म जो है वो बिहार के भागलपुर में हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इससे संबंधित ये न्यूज था, ये ध्यान रखिएगा कि उनका जन्म भागलपुर में हुआ। अगला जो है कि मलमास मेला कहाँ लगता है, तो राजगीर में लगता है। और इससे संबंधित ये न्यूज है कि 1 माह तक चलने वाले मलमास मेला का मंगलवार को शुरू हो गया है। यह 16 अगस्त तक चलेगा। मंगलवार यानी कि 18 तारीख को, 18 जुलाई को नीतीश कुमार ने मलमास मेला का शुभारंभ किया राजगीर में, और ये 16 अगस्त तक 1 महीने चलेगा। ठीक है, इससे संबंधित न्यूज है। और अगला न्यूज है कि बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल सेट टू बी ओपन इन मुजफ्फरपुर। तो बिहार में जो पहला वन्य जीव हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, ये मुजफ्फरपुर में खुलेगा। अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये वीवीआई कह लीजिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है। किसान चाची के बारे में, तो किसान चाची जो है, उनका नाम क्या है मालूम है? किसान चाची, ये राजकुमारी देवी है किसान चाची। तो कंपोडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक एक पुस्तिका को नीति आयोग ने फरवरी 2023 में लॉन्च किया। इस सूची में बिहार से सिर्फ मुजफ्फरपुर की राजकुमारी देवी को जगह मिली है। बिहार से सिर्फ एक ही महिला है जिनको इसमें जगह मिली है, ये जो पुस्तिका जो लॉन्च हुई है उसमें। तो इनके फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र से 300 से अधिक महिलाएं रोजगार पा रही है। इन्हें किसान चाची या साइकिल चाची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शुरुआत में इनका स्टार्टअप भी बिना लाभ का रहा, लेकिन जल्द ही इनके द्वारा बनाए गए अचार, विभिन्न प्रकार के जेली, केले के पापड़, जैम आदि को ये लोकल बाजार में बेचने लगे। और ये अब इस सामान को अपने जमीन पे ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। तो ये किसान चाची के बारे में है। और ये कंपोडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स में इनको स्थान मिला है, और ये बिहार से स्थान पाने वाली एकमात्र जो है व्यक्ति है। ठीक है, इनके बारे में आगे देखते हैं कि राजकुमारी देवी को 2006 में किसान श्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। 2020 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और इनको सरैया कृषि विज्ञान केंद्र के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और इन पर एक मतलब मूवी भी रिलीज, सीरियल भी बनी है। इन पर एक सीरियल बनी है जो एमएक्स प्लेयर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, उस पर कस्तूरी नाम से रिलीज किया गया सीरियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला जो न्यूज है वो है कि भविष्य बैटरी खनिज का नेतृत्व में होगा बिहार। इससे संबंधित है कि पटना विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग और इसरो के स्पेस डाटा यूटिलाइजेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि जियोलॉजी विभाग पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र संघ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद ने कहा, 2050 तक हाइड्रोकार्बन का उपयोग 100% खत्म हो जाएगा। भविष्य में बैटरी बनाने के लिए जरूरी खनिज का होगा। जिस देश के पास बैटरी खनिज होगा वह नेतृत्व की भूमिका होगा। और बिहार में इस खनिज की अत्यधिक, बैटरी जो खनिज है उसकी अत्यधिक संभावनाएं मौजूद है। ठीक है, बिहार में बैटरी बनाने के लिए जैसे मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, ये बिहार में उपलब्ध है। इससे संबंधित ये न्यूज है। बिहार के कामेश्वर चौपाल है, वो रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सीतामढ़ी में माँ सीता की भव्य प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है।
और उसके लिए रामायण रिसर्च काउंसिल की बैठक हुई। ठीक है, बिहार से ही विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आर.एन. सिंह, डॉक्टर आर.एन. सिंह है, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो बिहार से संबंधित है। और कामेश्वर चौपाल रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। अगला जो है कि बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व विधायक भोला यादव संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। तो इससे संबंधित 3 न्यूज है। एक है कि सलीम परवेज को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन, भोला यादव को संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, और रियाजुल हक को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इससे संबंधित न्यूज है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये है कि ये भव्य है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल का लघु रूप क्या है? भव्य है। इसे बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर रोगियों के डाटा संग्रह करने के लिए लागू किया है। भव्या में निबंधन कराने के लिए रोगी को अपना आधार कार्ड लिंक करना होता है, मोबाइल नंबर बताना होता है। भव्या पोर्टल पे आपको आभा अंक मिल जाएगा। ये आभा क्या होता है? आयुष्मान भारत हेल्थ जो है अकाउंट आपका खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप किसी भी राज्य के किसी भी अस्पताल में नंबर लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। तो इससे संबंधित की न्यूज था ये सारा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो इसके बारे में बताइए। इसका पार्ट 1 ये है और इस जल्द ही पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी मतलब 6 महीने के बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स है उसको एक एक करके हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। चलो, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके पीसीएस विंडो तो आ जाएगा। चैनल से जुड़ जाइए। इसके अलावा बीपीएससी 69 मेंस के लिए भी हम लोग प्रोग्राम लाएंगे फ्री के बाद। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, उससे बने रहिए और इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो भी जानकारी होगी वहीं पे दी जाएगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।